वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है और देखेंगे कि ये किस तरफ अब जा रही है। हुकूमत जो है वो बिल्कुल तैयार इस वक्त नज़र नहीं आ रही इलेक्शंस करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका एक जो बेंच है वो लग रहा है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये इलेक्शंस जो है वो जितनी भी उसके लिए कोशिश कर सकें करें, मगर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अपने भी मामलात चल रहे हैं। न सिर्फ जो जजेस हैं उनकी आपस में जो कैंप्स बन गए हैं वो सारी दुनिया को नज़र आ रहे हैं, बल्कि हुकूमत की तरफ से भी जो है जुडिशरी की तरफ हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ तनकीद की जा रही है बल्कि वार भी किए जा रहे हैं। और इसी सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बज़िद है कि वो भी इलेक्शन जो है चाहेगी, मगर अब वो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं कि वो बातचीत के लिए कहते हैं कि तैयार है। और इस सारे तनाजुर के अंदर आज ही जो पंजाब इंतखाबात हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने सरबराही की बेंच की, और जब तक समाअत में उन्होंने इवेंचुअली स्टेट बैंक को कहा कि वो वजारत ख़जाना को 21 रुपये जारी करने का उन्होंने इन दोनों को हुक्म दे दिया है। ये अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो पीर को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। अब आज ऑब्वियसली हुकूमत के मुख्तलिफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, डिपार्टमेंट्स थे, उनसे बात की सुप्रीम कोर्ट में, और वजारत ख़जाना के हुकाम ने चेम्बर्स में जो समाअत हुई उसमें यही मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा कर्ज़े हैं, और स्टेट बैंक ने कहा कि जो रकम है वो मौजूद है ख़जाने में, और मगर सिर्फ हुकूमत की मंजूरी से उसको अदा किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ फिर ये जो मामला था इसके ऊपर अदालत ने स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया कि वो जो रकम है वो जारी करें, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने गैर रस्मी जो गुफ्तगू की पार्लियामेंट से बाहर और माफ़ करिएगा सुप्रीम कोर्ट से बाहर और सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यही कहा कि पार्लियामेंट ने हुकूमत को पैसे रोकने से मना किया है, माफ़ करिएगा पैसे जारी करने से मना किया है। इसके साथ साथ जो जुडिशरी है उसके जो 8 मेंबर बेंच था जिसने कानून को स्ट्राइक डाउन किया, जो पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली पास किया था जुडिशरी के पावर्स के हवाले से ही, या हम कह सकते हैं चीफ जस्टिस के पावर्स के हवाले से, तो उसी हवाले से जो 8 मेंबर बेंच था उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो जमा करवा दिया गया है। इस रेफरेंस में सब 8 जो जजेस हैं जो इस बेंच पे शामिल थे उनका नाम है। और हुकूमत जो है वो इस वक्त न सिर्फ आज एक इजलास कर रही है बल्कि एक इन कैमरा ब्रीफिंग भी इस वक्त जारी है पार्लियामेंट में। कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ और DGISI वहाँ मौजूद हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस को ये सब ब्रीफिंग दे रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार ये कह रही है कि सारा जो मामला है इसके ऊपर अब गुफ्तगू होनी चाहिए, और अगर कोई संजीदगी से बात करेगा तो हम गुफ्तगू करने को तैयार हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज़ैगम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया आमिर ज़िया साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आमिर राना साहब ने, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर पे। इनसे हम बात करेंगे ये जो पार्लियामेंट में ब्रीफिंग जारी है, और जो ये कहा जा रहा है कि आज जो अरकान कौमी असम्बली है, वज़रा है, मुशीर हैं, और इन सब को इस हवाले से कोई ब्रीफिंग दी जा रही है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी आमिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आमिर साहब, एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई पेशावर में कुछ दिनों पहले, हफ्तों पहले, फिर नेशनल सिक्योरिटी की भी मीटिंग हुई, उसके बाद भी एलामिया सामने आया। आज अब तीसरी हम कह सकते हैं कि वाक़या है जिसके अंदर ये ब्रीफिंग दी जा रही है। कोई ख़ास वजह या किसी ख़ास चीज़ पे आज फोकस है जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी NSC की जो मीटिंग थी उसमें डिस्कस नहीं हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है कि सूरत हाल खासी पेचीदा हो गई है, और जो सूरत हाल सामने आ रही है कि एक तरफ तो बार बार बात हो रही है कि यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए, और ये वाज़ेह नहीं है कि वो होगा कहाँ पे। इस वक्त जो मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स कहाँ पे हैं, कहाँ से उनको
आपने उनका नेटवर्क का खात्मा करना है। ऑलरेडी जो है बड़ा सक्सेसफुल एक मिलिट्री कैंपेन चल रही है, तो उसका क्या मतलब है, इस तरह के सवाल है। और फिर जो मुकामी लोग हैं जो कबायली इजला के, उनकी बड़ी शदीद अप्रीहेंशन है सवात के अंदर। और अभी आपको पता है एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है, पिछले कुछ 10-15 दिन से ऐसी इतलात आ रही हैं कि फिर मिलिटेंट्स हैं दोबारा आना शुरू हो गए हैं, उनकी पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। तो मतलब क्या है, आम आदमी की तरफ से तो ये सवाल किया जा रहा है क्या वो जो तालिबान को लाने की पॉलिसी अभी तर्क नहीं की थी। तो ये इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ये कैमरा ब्रीफिंग बनती थी। इन कैमरा से भी ज्यादा मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ हसास मामला अगर हैं तो वो डिस्कस कर लें, तो आवाम को भी इस पे इत्मीनान में लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रद्द अमल आ रहा है उधर कबायली अजला से और सवाल से, वो खासा सीरियस नोयत का है। तो इसको सिर्फ मेंबरान पार्लियामेंट को ही नहीं बल्कि पूरी कौम को एतमाद में लेने की जरूरत है। आमिर साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत है, फिर आप साथ में ये भी कह रहे हो, और वहाँ तो जैसे आपने जिक्र भी किया कि वहाँ के लोग तो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनको मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहिए, और वो किसी एक इलाके में महदूद बात नहीं है, 2-3 जमातों ने भी एहतजाज किया है इस हवाले से। तो फिर ये इशू ये है कि क्या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को बेहतर करने की जरूरत है, या आपके भी ख्याल में ये जो फुल फ्लेजेड जिसको कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन जिस तरह के हमने 2008 के बाद देखे, उस तरह की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो ऑपरेशंस हैं इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि फोकस्ड होना चाहिए, और इसमें जो CTDs की और बाकी इदारों की मावनत है वो उसको थोड़ी सी ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। इसमें इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है और कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी जरूरी है, वो क्योंकि वो अभी तक कोई मैकेनिज्म होने के बावजूद वो नीचे जो है ट्रांसफर नहीं हो रही, जिससे जो अर्बन एरियाज के अंदर जो है वो टेररिज्म की थ्रेट पूरे तरीके से जो है उसकी असेसमेंट नहीं हो पा रही। तो ये तो टेक्निकल सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अवाम जो है इस वक्त जो कबायली इजला के, ना तो वो मिलिट्री ऑपरेशन चाहते हैं ना वो मिलिटेंट्स चाहते हैं। अब रियासत ने दोनों चीजें क्लियर करनी है कि ना तो वो मिलिटेंट्स को आने देंगे, ना ही उस तरीके का ऑपरेशन होगा जैसे पहले होते रहे। और खास तौर के ऊपर मेरा ख्याल है कि अभी वक्त है, जिस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है, जो रद्दुल फसाद हुआ था उसके ऑडिट भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो पहला एक मिलिट्री ऑपरेशन है जो अर्बन एरियाज में हुआ कैसे, क्या हुआ, उसमें कौन लोग पकड़े गए, उसके क्या नताइज निकले, बड़े अहम सवाल हैं जो मेरा ख्याल है कि अब उनका वक्त आ गया कि उनके ऊपर बात शुरू की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी आमिर ज़िया साहब और ज़ैगम खान साहब, सर जैसे कि आमिर साहब से भी अब हम बात कर रहे थे, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर एक ब्रीफिंग जारी है, बट ऑब्वियसली दूसरी तरफ हम कह सकते हैं एक सियासी और आइनी बहरान है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पैसे जारी करने का हुक्म तो दे दिया, पर ज़ैगम खान साहब आपसे शुरू करूंगी सर गुफ्तगू। पार्लियामेंट का सर पार्लियामेंट की तरफ से जवाब आ गया है, वो कहते हैं कि हम ये जो आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शंस, इसके लिए पैसे नहीं, जो मनी बिल था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो सर पहले तो हमें ये बताएं कि क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई आपको पुराना ऐसा वाकया याद है कि मनी बिल जो हो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए इस तरह पार्लियामेंट की तरफ से, और ख़ास तौर पे इलेक्शंस के खर्चे से ताल्लुक़ रखता हो? आरिफा साहिबा, मनी बिल का रिजेक्ट होना अमूमी तौर पर पार्लिमानी जमहूरियत में हुकूमत पर अदम एतमाद समझा जाता है। आपको पता है खुद बजट जो है वो एक मुकम्मल मनी बिल होता है, और उसके बाद छोटे मनी बिल जिसको मिनी बजट कहते हैं, या जिस तरह की भी हुकूमत मनी बिल लाए, और जो बजट है और ये भी मनी बिल है, जब वो रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब होता है कि पार्लिमान ने अदम एतमाद कर दिया हुकूमत पर, और उसके बाद सदर आम तौर पर वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने को कहते हैं और वो हुकूमत गिर जाया करती है। तो ये एक बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ है, पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए। लेकिन अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो मैं और मेरे ख्याल है यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हैं, हमारा इस पर इत्तफाक है लार्जर लीगल कम्युनिटी के साथ कि सूबाई इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस वाले मामले को डील किया है, उसमें यह मसला हल होना तो एक तरफ, उसका नतीजा ये निकला है कि कहीं उससे बड़ा एक बहरान पैदा हो गया है, एक ऐसा बहरान जो सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी बहरान भी है, और एक ऐसा बहरान जो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ और दूसरी तरफ इंतज़ामिया और मुकन्नना
यानी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, उसके साथ भी है। आप सिर्फ कल से आज तक देख लीजिए, दो चीजों की मैं बात करूंगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, पीछे गुफ्तगू करते रहते हैं हम। देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया कि एक ऐसी लेजिस्लेशन जो अभी पार्लियामेंट्री प्रोसेस में थी, उस पे उन्होंने 184 के तहत केस खोल दिया और एक रूलिंग भी दे दी। ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है जिसमें 3 हिस्सों में निजाम तकसीम है, उसको ट्रेस पास किया गया। इसी तरह आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक और फैसला दिया है जिसमें बरह रास्त उन्होंने जी बाकी भी गेस्ट हमें जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने भी ज्वाइन किया। विल कम बैक टू दिस पॉइंट, अगर आप मुझे इजाजत दें, उनको भी यहाँ गुफ्तगू कर लूँ। आमिर साहब, जैगम साहब ने जैसे जिक्र किया, सर सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली बहुत अहम इदारा है। जी माफ़ करिएगा नाजरीन और हमारे मेहमान, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जैगम खान साहब से, आमिर ज़िया साहब से और शाइख उस्मानी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ये आज इलेक्शंस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से जो हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं। जी उस्मान साहब, सर ये अभी जैगम खान साहब से भी इसी इशू पे बात कर रहे थे कि ये मनी बिल था एक, तो सर बताइएगा कि क्या इलेक्शंस करवाने के लिए मनी बिल पहले जो है वो कैबिनेट में आया, उसके बाद वो पार्लियामेंट में गया और पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया। सर क्या इलेक्शंस करवाने के लिए भी पार्लियामेंट की इजाजत चाहिए होती है इस तरह से पैसों के लिए? नहीं, देखिए यहाँ पे जो उन्होंने कोट किया है वो आर्टिकल 81 को कोट किया है, जिसमें कि कंसोलिडेटेड फंड जैसे आपको कोई पैसे चाहिए तो फिर आपको पार्लियामेंट के पास जाना होता है। और आर्टिकल 81 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई पेमेंट आपको करनी हो किसी कोर्ट की जजमेंट की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करनी हो, तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है। तो उसके तहत वो लोग गए थे पार्लियामेंट के पास और पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो इस वजह से उनका ये एक स्टैंड है कि चूंकि पार्लियामेंट रिजेक्ट कर दिया है, इस वजह से हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये उनका स्टैंड है। लेकिन ये एक नॉर्मल तरीका है कि इलेक्शंस तो होते ही रहते हैं मुल्क के अंदर, एक हर रोज होते रहे, हर दूसरे दिन इलेक्शन होते रहते हैं। तो ये कहना कि वो पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया इस वजह से हम पेमेंट नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में ये तो इतना कोई फोर्सफुल आर्गुमेंट नहीं है। बहरहाल ये है आर्टिकल 81 में जो मैंने आपको बता दी। बिल्कुल सही। जी आमिर ज़िया साहब, सर आपने जैगम खान साहब की भी बात सुनी और शाइख उस्मानी साहब की भी सुनी। सर तो फिर कानूनी तौर पे तो लग रहा है कि इस वक्त अब पार्लियामेंट जो है या हम कह सकते हैं कि जो हुकूमत ने फैसला किया है शायद उसको तो सब सुप्रीम कोर्ट भी तब्दील ना करवा सके। ये कानून की दिलचस्प बात ये है कि आप जिस तरफ से बात करेंगे ना, आपको बहुत मोअज़्ज़िज़ वकील दोनों तरफ के बड़े मजबूत वो दे देंगे, आपको आर्गूमेंट दे देंगे। वो डिपेंड करता है कि वो वकील किसकी वकालत कर रहा हो, वो कानूनदान किसकी वकालत कर रहा हो ना। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये एक इंटरप्रिटेशन है कि जी पार्लियामेंट जो कर रही है उसका ये आखिरी फैसला है, और जो दीगर लोग होंगे वो कहेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो मुकद्दम है। मैं क्योंकि कानून का माहिर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये बात करूँगा जो उसके सियासी इम्पैक्ट है, उस पर बात करेंगे ना। और वो सियासी इम्पैक्ट ये है आरफा साहिबा कि हमें नज़र ही आ रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख की पहली पार्लियामेंट है कि जो आइन को सेलिब्रेट करती है लेकिन आइन शिकनी करती हुई नजर आती है, जो जमहूरियत की बात करती है और जमहूर की बात करती है, लेकिन जमहूर कुछ पॉलिसियों के ऊपर कारफरमा है और इलेक्शन से भाग रही है, और इलेक्शन से भागने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। देखें, ये जो प्रोसीजरल इख्तलाफात हो रहे हैं ना, इतराज कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, फला ने वो किया, ये बिल्कुल मैं कहूँगा फुटनोट ऑफ हिस्ट्री है। असल जो सवाल है, जो असल कहते हैं ओरिजिनल सिन, वो ये कि इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस मुल्क में हमेशा इंतखाबात हुए, कभी इसमें भाम पैदा नहीं हुआ कि जी बाई इलेक्शन कैसे होने हैं, कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो आइन बिल्कुल क्लियर है कि जी 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। अब वो उस चीज़ को भुलाकर अब आप कह रहे हैं कि जी वो प्रोसीजरल वो जो है इतराज़ात कि सुप्रीम कोर्ट ने फला काम किया, लेकिन मेरा पूछना ये गवर्नमेंट जो आइन की स्पिरिट के खिलाफ काम कर रही है। और फिर एक और सवाल पैदा होता है कि जनाब अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम ना कर रहा हो, हुकूमत अपनी काम ना कर रही हो और पार्लियामेंट अपना काम ना कर रही हो, जो उसकी आईनी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर किसी का तो दरवाजा हम जाके खटखटाएंगे ना। लोग कहेंगे जी इंतखाबात अगर नहीं करवाने पे तैयार है तो कहाँ जाएंगे?
اس کے لیے ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ آخری راستہ بچتا ہے. پھر سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک ہمارا سیاہ باب ہے کہ آپ جو ہیں گول پوسٹ روز بدل رہے ہیں, آپ بدنیتی سے قانون سازی کر رہے ہیں. آپ قانون سازی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ ایک آخری آپ کے سامنے چیلنج ہے کہ جس کے جو آپ سے سوال جواب کر سکتا ہے, جو آپ کے اوپر کہتے ہیں نا آپ کے ساتھ الائن نہیں ہے, تو اس لیے اب آپ اس کی کلپ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے جو پر ہیں وہ کاٹنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بڑی ایک خطرناک ہے, شرمناک ہے. اور اس کا میں عارفہ ایک آخری بات کہوں گا کہ ان انٹینڈڈ جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس ریاست کے اندر. اور اس وقت زیغم صاحب یہ ریاست اور اداروں کو کھوکھلا کر دیا ہمارے. بالکل ٹھیک. زیغم صاحب یہ جو عامر صاحب نے بات کی کہ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز, بٹ سر ابھی تو بہت سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ انٹینڈڈ کانسیکوینسز بھی ایسے ہیں جس کے اوپر پھر ایک دفعہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا, اور سپریم کورٹ کی لڑائی تو ویسے ہی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیں 90 دن پورے ہونے والے, الیکشنز ہوئے نہیں, خیبر پختونخوا میں تو تاریخ ہی کوئی نہیں ہے, پنجاب پہ لڑائی چل رہی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں دو, ان کی تو کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی 90 دن جب پورے ہو جائیں گے. جی بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل سوالات ہیں جن کو طے کرنے کے لیے جوڈیشری کو بڑا ہائی مورل گراؤنڈ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت تھی, اور جوڈیشری کو ایز ون ہاؤس ایکٹ کرنے کی ضرورت تھی. جوڈیشری کو بینچ کے طور پر بولنے کی ضرورت نہیں تھی, جوڈیشری کو سپریم کورٹ کے طور پر بولنے کی ضرورت تھی, اور سپریم کورٹ نے یہ کام نہیں کیا. یہ اختلافات پروسیجرل نہیں ہے, یہ فٹ نوٹ آف ہسٹری نہیں ہے. اس وقت ایک طرح کا جوڈیشل مارشل لا جیسی صورتحال آ رہی ہے جس میں خود جوڈیشری وہ کام کر رہی ہے, وہ اختیارات استعمال کر رہی ہے جو اس کو آئین نے نہیں دیے. بالکل عوام نے دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پنجاب کے الیکشن کے معاملات میں لوگ ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دیا, اس فیصلے پر عمل درآمد کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل بھی آ گئی اور وہ چل رہی تھی. اس کے بعد جو ججز میں اختلاف ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں سو موٹو میں کیوں اٹھا لیا گیا, کیا کوئی اوقات نہیں ہائی کورٹ آف پاکستان کی؟ وہ خود بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. آپ اس کو کس طریقے سے اٹھا کے اور کس طرح چلتے ہیں, اور پھر آپ کس طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ پیسے نکالو. آج آپ اکانومسٹ سے ذرا پوچھ کر دیکھیے, پاکستان کے اکانومسٹ سے, وہ اس کی امپلیکیشنز کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ کوئی عام بینک تو نہیں ہے جہاں سے آپ چیک لے جا کے پیسے نکالیں گے. کمپلیٹ یور آرگیومنٹ, مجھے بریک لینا ہے یہاں پہ. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی بیک, اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں زیغم خان صاحب سے اور عامر ضیاء صاحب سے. جی عامر صاحب, اب معاملہ سر آپ کو کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں ڈویژن, پاکستان تحریک انصاف اور جو حکومت ہے ان کے اندر مطلب کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں صورتحال کیا ہے. سر اب کیا what next should we expect, کتنے حالات اور خراب ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اب آگے کس طرف صورتحال جا رہی ہے؟ عارفہ صاحب بڑی الارمنگ سچویشن ہے, بہت خطرناک صورتحال ہے پاکستان کی. اور اس میں ابھی جو وقفے کے دوران باتیں کر رہے تھے نا کہ سیاسی کرائسس ہے, معاشی بہت بڑا بحران ہے, اور اداروں کا بحران کھڑا ہو گیا کہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے. پورا لگتا ہے کہ آپ کا جس ریاست کا اسٹرکچر ہے وہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے, اور وہ اپنے تضادات کو حل کرنے میں ناکام ہے. اپنے آپ کو, ریاست کا کام ہوتا ہے نا اگر آپ کو پرپیچویٹ کرنا ہے, ریاست چلانی ہے, تو اپنے کنٹرڈکشنز کو ریزالو کرتے ہیں, تو ہم ریزالو کرنے کے قابل نظر نہیں آ رہے. اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہی اس وقت مطلب اگر کوئی سینئر لوگ بات کریں وہ یہ کہیں گے جی پل بیک, ایک دو سٹیپ سارے فریق پیچھے ہوں. اور یہ جو بھی آرمی چیف صاحب نے بات کی, جن کے بھی میں ٹکر دیکھ رہا ہوں آپ کے ٹی وی کی اسکرین پہ چل رہے ہیں, کہ جناب عوام کی جو آواز ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اور آئین کے ذریعے جو ہے سنی جاتی ہے, تو پھر لوگوں کا ورڈکٹ سننے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اس میں پھر اگر عوام کی رائے کو بولنے دیں, کیونکہ ایک نامکمل قومی اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, ایک غیر مقبول حکومت ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں جی غیر مقبول کیسے, آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ وہ نظر اس لیے آ رہا ہے کہ جس طرح سے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. تو ایک ہی حل ہے اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کا. ہاتھ جوڑ کے دستبستہ لوگ عرض کرتے ہیں جو بھی پاکستان کے بہی خواہ ہیں, خیر خواہ ہیں, تو خدا کے لیے کسی خاندان کے لیے, کسی سیاسی جماعت کے لیے, کسی فرد کے لیے آپ اس کے شوق میں نہ کریں, صرف آپ کریں پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر جو ہے وہ یہ کہ انتخابات جمہوریت کی راستہ بہتر ہے نا, یا پھر کوئی اور راستہ لے کر آئیں, آپ کوئی اور نیا بیانیہ لے کر آئیں. لیکن آپ بس آخری بات میں کہوں گا کہ 90s کا سولوشن پاکستان پر مسلط کر کے پاکستان کو نہیں بچایا جا سکتا. آپ جو ہے وہ لائبلٹی اپنے کندھوں پہ رکھیں اور آپ کہیں کہ جی پاکستان بچ جائے گا.
जैगम साहब, सर कुछ ये भी गुफ्तगू होती है कि शायद एक दफ़े इमरान खान साहब को अगर किसी केस में डिस्क्वालीफाई कर लिया जाए या इस तरह, तो फिर वो जो एक पीडीएम से आवाज़ आती है, ख़ासतौर पे पीएमएलएन से, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो उसके बाद फिर इंतखाबात हो सकते हैं। सर आपको लगता है कि ये एक सूरत हाल या एक पॉसिबल ऑप्शन है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए किसी को सज़ा देना तो वो तो जाहिर है कोई तरीका या बात नहीं है, लेकिन मामला ये है कि जिस तरीके से आपने देखा कि 2016 के बाद से पाकिस्तान में एक नई तरह की जुरिस्प्रूडेंस इवाल्व हुई, जिस तरीके से कवानीन को, आइन को डिफ़ाइन किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बहुत से पॉलिटिशियंस को सज़ा दी, नवाज शरीफ को सज़ा दी। अगर वही जुरिस्प्रूडेंस चलती है तो इमरान खान का जो नाअहल होना है वो तो कम से कम नविश्ता दीवार है, जो नहीं होना चाहिए था। और उस जुरिस्प्रूडेंस को तब्दील करने का जो तरीका है वो तो यही है कि सब मिलकर अब कुछ तरामीम करें और उन कवानीन को डिफ़ाइन करें, क्योंकि एक दफ़ा जब किसी कानून को, किसी आइनी शिक को सुप्रीम कोर्ट डिफ़ाइन कर देती है तो वो खुद एक केस लॉ बन जाता है। तो उसके बगैर तो मेरे ख्याल में इमरान खान पर ये सज़ा वाली बात, लेकिन उससे इलेक्शन पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह से इमरान खान की या पीटीआई की पॉपुलैरिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे बहरान हल नहीं होगा। हमें इस वक्त बहरान से निकलना, ये बहुत बड़ा बहरान है, और ये अब हमने देखा कि एक रियासती बहरान है, तो सिर्फ पार्टियों की बात नहीं है, ये हमारी पूरी रूलिंग एलीट की बात है, और उन्हें मिलकर दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाके पाकिस्तान को आगे ले जाने पर बात करनी होगी, वरना हम बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल में हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें ज़ैगम खान साहब से और आमिर ज़ियाद साहब से। जी आमिर साहब, माफ़ करिएगा, उस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उसी वक्त ब्रेक ले ली। लेवल प्लेइंग फील्ड का एक वो है ना, बड़ा कहा जाता है जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कोई मुआवजा है नहीं, इमरान खान और नवाज शरीफ की सियासत का बड़ा फ़र्क है। दोनों के मतलब है जो उन पे इल्ज़ामात हैं उसकी नौयत में बड़ा फ़र्क है। एक तरफ पैनामा है, इधर जो है वो कहते हैं ना इद्दत का केस लेकर आ गए, उधर पता चला कि जब इमरान खान पे आपने तोशा खाना किया तो पता चला शरीफ खानदान पे तो तोशा खाना पावर 4 का केस है। और जिस तरह के केसेस जो मैं आप देख लें, आप मुआवजा करें, और जो फिर हम सब कह रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि ये जो इद्दत का केस लेकर आए हैं वो तो हुकूमत पाकिस्तान ने, आप कहते हैं उसने घुंघरू तोड़ डाले, इतना बड़ा केस लेकर आ गए, उससे उनकी बेबसी, इसका ये अंडरलाइन होता है कि उनके पास कोई केस नहीं बन रहा है इमरान खान के खिलाफ। हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान का दौर हुकूमत परफेक्ट था, उसमें गलतियां नहीं हुई, लेकिन जब ये प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, उसमें देखें तो कि 85 से लेकर आज तक शरीफ खानदान मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत में रहा, उन्होंने अपनी सियासत को इस्तेमाल किया अपनी कारोबार को वसअत देने के लिए। जिस तरह से मतलब है, मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी कहा करती थी लूट मार की, मनी लॉन्ड्रिंग की, बड़े बड़े मुकदमात हुए उनके ऊपर। तो या तो आप कहे कि जी जमहूरियत इस वक्त चलेगी इस मुल्क में जब आप माजी की तमाम करप्शन को फॉरगेट एंड फॉरगिव कर देंगे, और ये प्रीमियम होगा इस मुल्क में जमहूरियत कायम रखने का, तो माफ कीजिएगा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। होना ये चाहिए कि जमहूरियत हो, खालिद जमहूरियत हो, लेकिन एक साथ अकाउंटेबिलिटी भी हो। इमरान खान ने भी अगर कोई गलती की है, उन्होंने, उनकी किसी पार्टी मेंबर ने कोई पाकिस्तान की वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ इमरान खान की हो, या एक फ्लिम्जी केसेस बना लें। और जिन्होंने वाकई मतलब है कि आप बेकरी चोर में और पेस्ट्री चोर में फर्क तो करें। एक आदमी बिल्कुल ठीक उठा के ले गए बेकरी को, और एक आदमी पे इल्जाम है कि सही चोरी किया है ना, इल्जाम है। सही। ज़ैगम साहब, आमिर साहब की बात, सर क्या सचमुच यहाँ पेस्ट्री चोर और बेकरी चोर में फर्क है? नहीं, मैं इससे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि इमरान खान ने जो है वो एक बहुत बड़े सेठ को, एक प्रॉपर्टी डीलर को 50 अरब का फायदा देके 5 अरब का फायदा लिया, तो क्वांटम का तो बहुत फर्क है ना। उसी प्रॉपर्टी डीलर को इमरान जो इल्ज़ाम है, बल्कि वो तो सामने भी एक तरह से आ चुका है, जरदारी साहब ने कोई 1000 अरब रुपए का फायदा दे दिया, पता नहीं कितने अरब का लिया होगा। पेस्ट्री में तो शायद पेस्ट्री तो ना कहें, केक कह लें, या 2-4 बड़े केक कह लें, तो मामला तो वही है। इमरान खान का तरीका कार भी बेख्तर, वोटन क्रिकेट देखें सर, जो वोटन क्रिकेट वाला मामला है आप उसको भी देखिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी तरीके से अलाउड नहीं थे फॉरेन गवर्नमेंट के लोगों के। अब इस वजह से कि वो गवर्नमेंट ऐसी हैं जो बहुत नाजुक हैं, आप उनको बीच में नहीं ला सकते, और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो फॉरेन गवर्नमेंट से भी ज्यादा नाजुक हैं, क्योंकि वो सबके मोहसिन हैं, उनको नहीं ला सकते। फिर फॉरेन फंडिंग के केसेस में बेशुमार बेज़ाब्तियां हैं, लेकिन जिस चीज पर नवाज शरीफ को निकाला गया वो तो एक गलत स्टेटमेंट थी ना,
وہ تو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ اینڈ لائبلٹیز تھی جو غلط تھی عدالت کے مطابق جو الیکشن کمیشن کو دی گئی. اب ویسی ہی اسٹیٹمنٹس عمران خان نے بھی جمع کرائی ہیں. عمران خان نے بھی اور اس میں مطلب ہے وہ جو قاضی فیض عیسیٰ نے اس کیس کو تو اسکواش کر دیا تھا. تو یہ ساری باتیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. جی معمولی تھی, ہم ایک پہ نہیں ہے. دیکھیے اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب کے سب اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. ہم میں تو کسی کو ان کو نہیں سمجھتے کہ ان میں کوئی دودھ سے دھلا ہوا ہے. اس اشرافیہ کے جو کرتوت ہیں ہمارے سامنے, ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہو, ایک ایسا طریقہ وضع کیا جائے اکاؤنٹیبلٹی کا جس پر سب مطمئن ہوں اور جس کو استعمال نہ کیا جا سکے انتقام کے لیے. اس میں کیا شک ہے کہ عمران خان نے 4 سال انتقام کے لیے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کو یوز کیا. صرف نواز شریفوں کی تو بات نہیں تھی, آپ دوسروں کو اٹھا کے دیکھیے 6 مہینے 1 سال ڈالا گیا اور ایک ایوٹا آف ایویڈنس بھی نہیں تھا. وہ کام تو نہیں ہونا چاہیے نا. اس سے جس طریقے سے مخالفوں کو خوف زدہ کیا گیا. بالکل سر, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, 15 سیکنڈز ہیں سر. عامر ضیاء صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ویری کوئکلی سر؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بالکل انتقام نہیں ہونا چاہیے, بڑے سالڈ کیسز ہونے چاہیے, صرف ان لوگوں کے خلاف ہونے چاہیے جو واقعی قصوروار ہیں. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جو ہے نا وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب اس سے خوش ہوں, یہ نہیں ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ قانون بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.